हेलो स्टूडेंट्स, आदर प्रणाम। आज हम चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। फर्स्ट पैरा थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। अब हमने पढ़ा था जो कंजर्वेटिव लोग थे, मींस पुरानी सोच वाले, वो किसको बढ़ा रहे थे? अपनी पावर को। लेकिन अब नेशनलिज्म को किस चीज़ से कनेक्ट करके देखा जाने लगा? इट वॉज कनेक्टेड विद द रिवॉल्यूशन। अब प्यार से बात खत्म हो चुकी थी, क्रांति की बात आने लगी थी। और इस समय बहुत सारी जगह पर, चाहे वो ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड, सब जगह क्रांति शुरू हो गई थी। अब आपको जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि क्रांति कौन कर रहे थे? दे वर द लिबरल नेशनलिस्ट। इसको लर्न कर लीजिएगा। लिबरल कौन थे? आज़ाद सोच वाले नेशनलिस्ट, क्रांतिकारी, नेशन स्टेट्स के लिए लड़ाई कर रहे थे। किसको बिलोंग करते थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे। इसमें पढ़े लिखे लोग थे। पढ़ाई आपको जरूर बदलती है। इसमें प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स भी थे, क्लर्क्स थे, मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास, दे ऑल वर प्रेजेंट देयर। तो इस छोटी से पार्ट में इन्होंने क्या बताया कि रिवॉल्यूशन कौन कैरी कर रहे थे। अब हम एक एक करके सारी रिवॉल्यूशंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले वाली रिवॉल्यूशन हमारी कहाँ से आएगी? जुलाई की आएगी। ये कहाँ पर हुई थी? फ्रांस। इसने हमें 9th में भी काफ़ी ट्रबल किया, फ्रांस ने। अब दोबारा ही हमको ट्रबल करेगा थोड़ा सा। ये कब हुई थी? जुलाई 1830 में। इसलिए चैप्टर का टाइटल कब से कब तक की रिवॉल्यूशन थी? 1830 टू 1848। हमने 1830 से स्टार्टिंग कर दी है। अगर आपको याद हो, जब नेपोलियन को हटाया गया तो कौन सी डायनेस्टी वापस लाई गई थी? बर्बन डायनेस्टी। अब हुआ क्या? उसको हटा दिया गया। किसने हटाया? लिबरल्स ने उसको रिमूव कर दिया। इसको आप फर्स्ट पॉइंट बना देंगे। बर्बन डायनेस्टी हटा दी। किसने हटाई? लिबरल रिवोल्यूशनरीज ने। अब वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनाई गई। ये आप बनाइएगा सेकंड पॉइंट, जिसके हेड कौन थे? लुइस फिलिपी थे। और तीसरा पॉइंट आप ये वाला बनाएंगे, जो जुलाई रिवॉल्यूशन ही, उससे एक लड़ाई कहाँ पर स्टार्ट हो गई? ब्रसल्स में। और बेल्जियम किससे अलग हो चुका था? फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। इसी बीच एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी हमें देखने के लिए मिलेगा। 1 मार्क्स में क्या याद रखेंगे? आपको याद होगा ट्रीटी ऑफ वियना का हेड कौन था? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। मेटरनिच ने यहाँ पर एक कमेंट मारा। क्या कमेंट था? जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लगती है। When any of the minute change happened in France, it shook up the whole of the Europe। क्योंकि लोगों ने किसको हटा दिया था वहाँ पर? अपने राजा को। बाकी राजा भी डरे हुए थे, that the same could happen with them। तो एक ये रिवोल्यूशन रहेगी। अगली रिवोल्यूशन आपकी कौन सी आ जाएगी? इसको मैं रिवोल्यूशन नंबर 2 लिख देता हूँ समझाने के लिए बेसिकली। अगली रिवॉल्यूशन हमारी कहाँ से आ जाएगी? इट विल बिलोंग टू ग्रीस। इसको एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करते हैं। जो ग्रीस था वो मुस्लिम्स की एक सल्तनत, ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। कब से था? 15th सेंचुरी से। इसको चाहें तो आप क्या बना सकते हैं? पॉइंट नंबर 1। लेकिन इसी बीच ग्रीस के लोगों में रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की स्पार्किंग देखने के लिए मिली। फीलिंग्स कौन सी डेवलप हो गई उनमें? नेशनलिज्म की। और कब आई थी? 1821 में। ग्रीस के लोगों को दुनिया भर का सपोर्ट मिल रहा था, जो देश से बाहर रहते थे, यूरोपियंस। सबको किसके साथ सिंपैथी थी? ग्रीक कल्चर के साथ। अगर आपको पता हो, ग्रीक कल्चर में हमें ममीज मिलती हैं, पिरामिड्स मिलते हैं। पोएट और आर्टिस्ट भी उसकी प्रशंसा करते थे। ग्रीस को क्या कहा जाता था? इट वॉज कॉल्ड एज द क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। इसलिए सभी लोग किसको सपोर्ट कर रहे थे? ऑल वर सपोर्टिंग ग्रीस। इसको आप थर्ड पॉइंट बनाइए। फोर्थ, अब एक पोएट का नाम याद रखिए। उसका नाम था लॉर्ड बायरन। उसने फंड ऑर्गेनाइज किए इस स्ट्रगल के लिए, लड़ाई करने गया, लेकिन उसको क्या हुआ? फीवर, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। और फाइनली ग्रीस को आज़ादी मिल चुकी थी। कौन सी ट्रीटी से? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, दैट टुक प्लेस इन 1832। तो इन 5 पॉइंट्स में आपको कौन सी रिवोल्यूशन क्लियर हो जाएगी?
It is called the revolution of the Greece, or it is called to be the Greek War of Independence. अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं? रोमांटिसिज्म। अब इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है। एक तरीका तो आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लाने का होता है, रिवॉल्यूशन करें, एक प्रोटेस्ट की जाए या फिर संघर्ष किया जाए जिससे लोगों के अंदर कौन सी फीलिंग आए? नेशनलिज्म की। लेकिन एक थोड़ा सा अलग तरीका भी है जिसको तुम्हारी बुक में क्या नाम दिया गया है? रोमांटिसिज्म का नाम दिया गया। इसमें हम आपके अंदर फीलिंग्स तो डेवलप करेंगे लेकिन आपकी संस्कृति से जोड़कर। मीन्स आपके अंदर आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक, इन सब से कौन सी फीलिंग आएगी? नेशनलिज्म की। कभी कभी आपने महसूस किया होगा, आप कोई मूवी देखें, आपके अंदर एकदम से नेशनलिज्म की, लड़ाई की फीलिंग्स आ जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को वो क्या नाम देंगे? दिस इज़ नोन एज द रोमांटिसिज्म। इसको हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। रोमांटिसिज्म क्या था? एक कल्चरल मूवमेंट था। मैंने इसके थोड़े टुकड़े किए आपको समझाने के लिए। एक सांस्कृतिक आंदोलन था। उसमें आपके अंदर क्या भरते हैं? पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट। एक अलग तरह का नेशनलिज्म आएगा। अब ये नेशनलिज्म आपके अंदर आएगा तो, लेकिन जो आर्टिस्ट और पोएट हैं वो किस चीज़ का विरोध करेंगे? ना उसमें कोई रीज़न होगी, ना साइंस होगी, समझिएगा। ना तो उस फीलिंग में कोई रीज़न है, ना उसके अंदर कोई साइंस है, लेकिन फिर भी आपके अंदर कौन सी फीलिंग आ रही है? नेशनलिज्म की। वो किस वजह से आएंगे? इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि किस चीज़ पे फोकस कर दिया जाएगा? आपके इमोशंस पर, इंट्यूशंस पर और मिस्टिकल फीलिंग्स पर। एक बार पूरा मूवमेंट में यहाँ पर लिखता हूँ। हमने क्या स्टार्ट किया? एक कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट किया। आपके अंदर कौन सी फीलिंग लेकर आए? आपके अंदर जो फीलिंग आई थी, दैट इज़ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। किस किस चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं थी? ना तो इसमें रीज़न की ज़रूरत है, ना साथ में किस चीज़ की ज़रूरत थी? किसी साइंस की। बस आपके अंदर किस चीज़ को टच कर दिया जाएगा? आपकी भावनाओं को, आपकी सिक्स्थ सेंस को और आपकी रहस्यमयी फीलिंग्स को। और इससे आपको लगेगा यू आर हैविंग द कलेक्टिव हेरिटेज। और ये किस चीज़ का बेस बना देगा? नेशन का। तीन चीज़ें आपको महसूस होंगी। आपकी विरासत एक है, आपका पास्ट भी एक है, और ये सब किसका बेस बनाएंगे बाद में? नेशन का। तो देखो, आसानी से समझ सकते हैं। कल्चरल मूवमेंट, फीलिंग नेशनलिज्म, ना कोई रीज़न ना कोई साइंस। किस चीज़ को अपील किया? इमोशन, इंट्यूशंस एंड द मिस्टिकल फीलिंग। इसको नेशनल रोमांटिसिज्म क्यों कहा गया? कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म भी तो ऐसा ही है। आपके लिए मन में किसी के लिए फीलिंग्स आती है, ना कोई रीज़न होती है, ना कोई साइंस, बस कोई आपके दिल को टच करके चला जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। इसके टुकड़े कीजिएगा। सबसे पहले टुकड़े में हम किस चीज़ को याद रखेंगे? एक फिलोसफर का नाम याद रखेंगे। उसका नाम था जोहानन गॉटफ्राइड हर्डर। और आप इसके साथ एक वर्ड यूज़ करेंगे, फोक। उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा इजीली। इसने फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांसेस लोगों के अंदर कौन सी फीलिंग जनरेट कर दी? नेशनलिज्म की। साथ में अगर 1 मार्क्स चाहेंगे तो इसमें 1 मार्क्स भी एक याद रखेंगे। कॉमन पीपल दास वो कहलाते हैं, और जो हमारे पास नेशन होता है वो वॉलगिस्ट कहलाता है। ये 1 मार्क्स में याद रखना है। तो फर्स्ट नाम याद कीजिएगा और फोक वर्ड याद कीजिएगा इसके लिए। दूसरे एग्जाम्पल हमें कहाँ से मिल जाएगा? इस पर्टिकुलर पेंटिंग से मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर पेंटिंग को एक बार देख लीजिएगा। इस पेंटिंग का नाम याद कीजिएगा। इसमें हम एक इंसान के थ्रू, इसमें हमारे पास इगेन डलक्रोइक्स अपनी पेंटिंग से कौन सी फीलिंग जनरेट कर देंगे? नेशनलिज्म की। पेंटिंग का नाम द मैसेकर एट कियोस है। इस बड़ी पेंटिंग में कितने लोगों को मरते हुए दिखाया जाएगा? 20,000 लोगों को। इसको आप सेकंड पॉइंट बनाएंगे। और कौन मार रहे थे उनको? तुर्क्स मार रहे थे वहाँ पर। फाइनली इन्होंने किसकी सफरिंग को शो किया वहाँ पर? वुमेन एंड द चिल्ड्रन। और जब वुमेन और चिल्ड्रन तड़प रहे होंगे तो किसके इमोशंस पे अपील किया होगा? देखने वालों के। तो इसको आप क्या बनाइएगा? अपना सेकंड पॉइंट बना दीजिएगा। अगले पेज पर चलते ही आपको क्या मिल जाएगा? यू विल डेफिनेटली गेट द
थर्ड पॉइंट, इसमें आप एक इंसान का नाम याद करेंगे, कैरल कैप्रोनेस्की। इन्होंने भी किस चीज़ से फीलिंग जनरेट की? ओपेराज। ओपेराज वो गाने होते हैं जिसमें कोई लिरिक्स नहीं होते, टोन ही टोन होती है। सिडनी का ओपेरा हाउस फेमस है म्यूजिक से फीलिंग जनरेट की। और दो फोक डांसेस 1 मार्क्स में ये भी याद कर सकते हैं। पोलानीस मजूरका को उन्होंने किस में बदल दिया? सिंबल्स में बदल दिया। तो इसको आप क्या बना देंगे? दिस कैन श्योरली बी मेड योर थर्ड पॉइंट। पोलैंड का केस भी हम अभी डिस्कस करेंगे, इसमें रोल ऑफ द लैंग्वेज आएगा, उससे भी कौन सी फीलिंग जनरेट होगी? नेशनलिज्म की। और अगर चाहें तो आप ये वाला केस भी लिख सकते हैं, जो ग्रिम ब्रदर्स थे। वो किस चीज़ में? दो ब्रदर्स थे, एक का नाम था जैकब और अदर वाज द विलियम ग्रिम। इनका एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? ये पूरे यूरोप में घूमे और इन्होंने क्या पब्लिश की? वहाँ की सारी कहानियाँ पब्लिश की। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम आई, जब कहानी पब्लिश कराई तो उन पे क्या लग गई थी? सेंसरशिप लगी। इसलिए इन्होंने किस चीज़ के लिए लड़ाई की? फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और इन्होंने एक डिक्शनरी भी पब्लिश की 33 वॉल्यूम की। इसको आप क्या बना सकते हैं? यू कैन मेक इट द फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट के लिए हम कौन सा केस ले लेंगे? वी विल डेफिनेटली टेक द केस ऑफ पोलैंड। ये अलग से भी आ सकता है। इसमें हम किसका रोल पढ़ेंगे? जो हमें जोड़कर रखती है, हम अपनी भाषा का रोल पढ़ेंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज द रोल ऑफ द लैंग्वेज। अब रशिया ने किसको ऑक्यूपाई किया? पोलैंड को ऑक्यूपाई किया। और उन्होंने पोलैंड के लोगों से क्या कहा कि आज से आपके स्कूल्स में भी कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? रशियन। और सब जगह कौन सी भाषा इम्पोज कर दी? रशियन। एक रिबेलियन भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली इट वाज क्रस्ट। लेकिन लोगों ने अब अपनी भाषा को ही अपना हथियार बना लिया, जबकि हम इंडियंस अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी लैंग्वेज को अपना वेपन बनाया। उन्होंने सारी की सारी चर्च गैदरिंग्स में, सारी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में किसका यूज़ किया? पॉलिश लैंग्वेज का। इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया? बहुत सारे जो हमारे प्रीस्ट और बिशॉप्स थे उनको कहाँ पर? जेल भेज दिया गया, जेल में। और दे वर सेंट टू साइबेरिया। लेकिन फिर भी रशियन पोलैंड के लोगों ने किसका यूज़ किया? अपनी भाषा का। और उन्होंने अपनी भाषा को ही क्या बना लिया? अपना सिंबल बना लिया। एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रशिया ने किसको ऑक्यूपाई किया? पोलैंड को। सब जगह कौन सी भाषा इम्प्रूव कर दी? रशियन। सेकेंड पॉइंट, एक रिवेलियन हुआ बट इट वाज अल्टीमेटली क्रश। थर्ड पॉइंट, लेकिन फिर भी उन्होंने लैंग्वेज को क्या बना लिया? अपना वेपन बनाया। फोर्थ, पोलिश लैंग्वेज किस में यूज़ की गई? चर्च गैदरिंग, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? बहुत सारे प्रीस्ट और बिशप जेल में चले गए। अल्टीमेटली लोगों ने अपनी भाषा को ही क्या बना लिया? अपना वेपन बना लिया लड़ाई करने के लिए। ये मुझे बढ़िया लगी बात वैसे तो। अब आपका इस पार्ट का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। अब हम पढ़ेंगे वाई 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 वाई, क्यों हुई इतनी सारी रिवॉल्यूशन इस छोटे से पीरियड में? आपको अच्छा लगेगा। शायद आज भी तो हालात ऐसे ही हैं, क्योंकि ये जो साल थे ये किस चीज़ से भरे हुए थे? आर्थिक हार्डशिप से भरे हुए थे, मुश्किल साल थे। पहला स्टेप, इस समय पूरे के पूरे यूरोप की पॉपुलेशन क्या कर रही थी? बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। दूसरा पॉइंट, जॉब्स कम थी, जॉब करने वाले लोग ज़्यादा थे, तो लार्ज स्केल पर क्या चल रहा था? वहाँ पर बेरोजगारी चली। थर्ड पॉइंट, अब गांव के लोग कहाँ पर भाग रहे थे? शहर में। वो कहाँ पर रहने के लिए मजबूर थे? स्लम्स में। छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स तबाह हो गए थे। ये आपका फोर्थ पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि टफ कंपटीशन किससे आ रहा था? मशीनों का सस्ता बना हुआ सामान इंग्लैंड से आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर क्या स्टार्ट हो चुका था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऐसे ही तो इंग्लैंड के लोगों ने हमारे देश को तबाह किया, सस्ता सामान बेच बेच कर। हमारी सारी उन्होंने टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद करा दी। सबसे बुरे हाल कौन से सेक्टर की किए अंग्रेजों ने? टेक्सटाइल प्रोडक्शन यूनिट्स के, जो छोटे छोटे घरों में होती थे, वो पूरी तरह तबाह हो गई। और आप बनाएंगे इसके बाद अपना फिफ्थ पॉइंट बना देंगे, जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी ताकतवर थी, पीजेंट्स के ऊपर क्या थे? ड्यूज और ऑब्लिगेशंस थे। और लास्ट में जब ऊपर से फूड के प्राइसेस बढ़ गए, क्योंकि एक बार तो फसल खराब हुई और वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म आ चुका था पूरे के पूरे यूरोप में। पॉपुलिज्म मीन्स हद से ज़्यादा गरीबी कहाँ पर छा चुकी थी? पूरे यूरोप में। अब आप सोच के देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है,
लोगों के पास रोजगार नहीं है, छोटे प्रोड्यूसर्स को टफ कंपटीशन मिल रहा है क्योंकि मशीन मेड गुड्स कहाँ से आ रहे थे, इंग्लैंड से आ रहे थे। सभी की हालत क्या है, ख़राब है। लोग जो गरीब हैं वो कर्जे में डूबे हुए हैं, खाने के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, हद से ज़्यादा गरीबी है। तो मजबूर होकर लोगों को क्या करनी पड़ी होंगी उस छोटे पीरियड में, दे डेफिनेटली मूव टूवर्ड्स द रिवोल्ट। इसलिए इस पीरियड को क्या कहा जाता है, पीरियड ऑफ द रिवोल्ट। इसके बाद हमारा एक छोटा केस किसका डिस्कस होगा, वी विल डिस्कस ए स्मॉल केस अबाउट फ्रांस। हमने स्टार्ट भी फ्रांस से किया था अगर आपको याद हो, लेकिन अब जो रिवॉल्यूशन होगी वो कहाँ पर होगी, 1848 में होगी। ध्यान से सुनिएगा, 1848 बुरा साल रहा फ्रांस के लिए। अब खाने की कमी थी और बेरोजगारी थी। लोग पहली बार कहाँ पर आए, पहली बार नहीं सॉरी कई बार आ चुके थे। लुइस 16 को ही भगाया था। लोग कहाँ पर आ गए, सड़कों पर आ गए थे। लोगों ने सारे बैरियर्स तोड़ दिए और वहाँ से किसको भागना पड़ा, लुइस फिलिपी जो 18 साल पहले क्या बना था, वहाँ पर रूलर बना था, उस इंसान को भी वहाँ से भागना पड़ा। अब नेशनल असेंबली ने क्या किया, ये आप थर्ड पॉइंट बनाएंगे। एक तरीके से आपके नोट्स पे प्रिपेयर हो सकते हैं अगर आप इनको लिख लें अपनी किसी कॉपी में। नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक घोषित कर दिया फ्रांस को, और 21 साल से ऊपर के सभी मैन को क्या दिया, राइट टू वोट। 4 पॉइंट, सभी को राइट टू वर्क मिला। इसके लिए क्या ओपन कर दी गई, नेशनल वर्कशॉप्स खोल दी गई। कम से कम लोगों को काम पर लगाने की बात की गई थी। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। अब हमारी जो पूरी रिवॉल्यूशन आएगी वो सिलेशिया के बारे में पढ़ेंगे हम, एक जगह के बारे में। अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। बेटे देखो ये चैप्टर ऐसे ही है, उसमें रिवॉल्यूशंस बहुत सारी हैं। हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, अब सिलेशिया के बारे में। इसको मैं कहानी की तरह बताता हूँ आपको। इसमें 2 तरह के लोग थे, एक कॉन्ट्रैक्टर्स थे और एक वीवर होते थे। कॉन्ट्रैक्टर्स और वीवर, आप बना दीजिएगा इसको फर्स्ट पॉइंट। अब कॉन्ट्रैक्टर्स वीवर्स को 2 चीज़ें सप्लाई कर देते थे, रॉ मटेरियल और ऑर्डर। बदले में वीवर्स उन्हें क्या बना कर दे देते थे, कपड़ा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने किसकी पेमेंट को रिड्यूस कर दिया, वीवर्स की। एक जर्नलिस्ट विलियम वुल्फ हमें इस पूरे इंसिडेंट को डिस्क्राइब करेंगे। टोटल कितने लोग थे, लगभग वहाँ पर 18,000 लोग थे सिलेशिया में, लेकिन बहुत बुरे हालात में रहते थे। और इसका फ़ायदा किसने उठा लिया था, कॉन्ट्रैक्टर्स ने। उन्हें कम कीमत देते थे वो। अब असली कहानी हमारी कहाँ से शुरू होगी, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। 4 जून की बात है, लगभग 2 बजे की। बहुत सारे वीवर्स अपने घरों से निकले और किसके मेंशन की तरफ बढ़े, वो कॉन्ट्रैक्टर के मेंशन की तरफ बढ़े। वो हायर वेजेस मांग रहे थे। कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें डराया धमकाया, जिसको बोलते हैं स्कॉर्न एंड सेट। लेकिन इस बार वीवर गुस्से में थे और वो किसके घर के अंदर घुस गए थे, कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस गए। उन्होंने उसके विंडोज़ को तोड़ा, फर्नीचर तोड़ दिया, पोर्सलिन तोड़ दिया, और एक ग्रुप तो उसके स्टोर हाउस में चला गया। सारी कपड़े की सप्लाई को चीथड़े उड़ा दिए गए। कॉन्ट्रैक्टर भी डर कर वहाँ से भाग गया, पास के गांव में पहुंचा, लेकिन किसी ने भी उसको अपने पास नहीं रखा। 24 घंटे बाद कौन वापस आया, कॉन्ट्रैक्टर आर्मी के साथ। और कितने वीवर्स को मरवा दिया गया, 11 वीवर्स को मरवा दिया गया। तो होप इस तरह से आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। हम एक एक वर्ड को पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन पे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।